आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आपका एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो हम चल रहा था, ये हम करवा रहे थे बीएसएफ और एसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं इनको बहुत ही कम समय में बिना टाइम ख़राब किए आपको जल्दी से करवा दूँ। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन दिया गया 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। ये सवाल अभी पूछा गया। तो इसमें दिया गया 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान चाहिए। औसत बराबर क्या रहता है ये आपको सबको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या रहता है। औसत एवरेज, औसत क्या रहता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या रहती है। लेकिन ये कहते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 का प्रथम गुणज यानी कि 3 गुणा 1 होगा, कितना बन गया 3। 3 के 5 गुणज की बात करें तो 3 गुणा 5 कितना बन जाएगा, ये 15। औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास दो संख्या है 3 और 15, तो इनका योग करेंगे 3 + 15 और इनका दो संख्या तो 2 से भाग देंगे तो 15 बटे 15 और 3 कितना बनेगी 18 और बटे 2 ये कितना बन जाएगा 9। तो औसत कितना आ गया अपना 9। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई संख्या दी गई, चाहे कितनी बड़ी संख्या दी गई हो, उसका पहला गुणज लेंगे, उसके 5 गुणज की बात की 5वां गुणज लेंगे, जो भी आएंगे उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, हमारा जो आएगा वो अपना आंसर हो गया। तो इसका औसत मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी रहता है लेकिन हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उससे करना चाहते हो तो वो क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी औसत निकालना गुणज का तो फॉर्मूला रहता है अपना ये संख्या, जो संख्या दी गई हो वो संख्या इंटू गुणज, उसका जितना गुणज दिया गया हो +1, गुणज +1 और बटे 2 रहता है आपका। इसके लिए फॉर्मूला ये रहता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। संख्या फॉर्मूला रहता है आपका संख्या इंटू गुणज, जितना भी गुणज दिया गया हो +1 और बटे 2, ये फॉर्मूला रहता है। आप इससे भी कर सकते हो। तो संख्या कितनी दी गई थी, सवाल में कहा गया था 3, तो 3 के प्रथम कितने गुणज की बात 5, इनकी जगह रखेंगे 5 + 1 कितना बन गया 6 और बटे 2, तो ये 2 से कितने पे चला गया 2 तिया 6 3 तिया 9, तो औसत कितना आ गया अपना 9। तो इससे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये देखो अभी हाल ही की परीक्षा में लिया गया तो मैंने एज इट इज वहाँ से उठाया। इसमें दिया गया है कि तीन संख्याओं का योग कितना है 98। तीन संख्याओं का योग 98 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है। सेकंड नंबर क्या है ये हमसे पूछा गया। देखो एकदम आसान है, मैं इसे थोड़ा ऊपर की ओर कर लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे ऊपर कहते हैं कि तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया 98 दिया गया। तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया 98 दिया गया है और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है 2:3 है। तो तीन संख्या दी गई, इनका योग 98। पहली संख्या तो आप ऐसे लिखोगे कि पहला नंबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना दिया गया 2:3, ये 2:3 रखो आप। उसमें के बाद कहते हैं दूसरी और तीसरी संख्या, तो ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। तो दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य जो अनुपात दिया गया वो सवाल में दिया गया 5:8। ये 5 लिखो, ये 8 लिखो। देखो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ABC निकालेंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या और हमें तीसरी संख्या चाहिए। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन है 2। 2 बार आया है तो इसे बराबर कर लेना है। तो इसे बराबर कर लेंगे, नीचे लिखी संख्या 5 है और ऊपर 3 लिखा गया है, तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से गुणा करेंगे। इधर 5 से गुणा करते हैं तो इधर भी 5 से गुणा करना है, क्योंकि अनुपात में यहाँ 3 से गुणा करते हैं तो इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 5 × 2 कितना आ गया 10 और फिर ये कितना आ गया 5 × 3 कितना आ गया 15, तो ये 15 आ गया आपका। और ये कितना आ गया 8 × 3 ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 24। तो इसका टोटल योग करके देखेंगे तो 15 और 10 25, 25 और 24 कितना बन गया, ये टोटल 49 49। और सवाल कहता है कि इन तीनों का योग कितना दिया गया 98। तो 49 = 98 के हैं, तो 1 = 98 बटे 49 कितना आ गया 2।
हमसे कौन सा पूछा गया, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या का मान कितना है 15, तो 15 गुणा 2, दूसरी संख्या का आंसर कितना आ गया अपना 30। ये आपका आंसर होगा जो सवाल में ए नंबर पर दिया गया था, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि देखो अंशु कोई निश्चित दूरी जो है ना जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वही दूरी वापस आते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। जब कोई फिक्स दूरी दी गई हो, जब दूरी क्या हो फिक्स हो यानी कि निश्चित दूरी दी गई हो, तो हमें हमेशा क्या करनी है, औसत स्पीड निकालनी हो, औसत चाल निकालनी है। एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी रहेगी। एवरेज स्पीड अगर वो कोई निश्चित दूरी जाती है और वापस आती है तो औसत चाल बराबर या एवरेज स्पीड आप कह सकते हो वो आपकी रहेगी 2xy बटे x प्लस वाई रहती है। एवरेज स्पीड 2xy इज इक्वल टू x प्लस वाई रहने वाली है। 2x की वैल्यू कितनी रखी गई सवाल में 10 और y की वैल्यू कितनी रखी गई 15, और यहाँ नीचे x प्लस वाई 15 और 10, 15 प्लस 10 कितना बन जाएगा 25। जो कटते वो काट दो, तो 5 3 15 और 5 से कितने पे चला गया 2, 3 से कितने पे चला जाएगा 5, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 2 कितना आ गया 20। तो 5 गुणा 2 देख लेना कहीं कोई गलती नहीं, 2xy बटे x प्लस वाई 2, 10 और 15, 15 और 10 कितना आ गया 25। तो 5 5 25 होता ही है और 5 दूनी 10, ये नीचे 5 आएगा और 5 दिया 15, 3 यहाँ 3 आ लगेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसकी जो औसत स्पीड है वो कितनी आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी निश्चित दूरी दी गई हो और हमें औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर रहता है आपका ये 2xy बटे x प्लस वाई। जब 3 चाल दी गई हो तो फिर आप आसानी से करते हो, इससे भी कर सकते हो 3, उसके लिए फॉर्मूला होता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूला रहते हैं, तो इससे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एक किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकता है और बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ए इसे कितने दिन में कर सकता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 है ये, तो 6 सही 2/3 को 6 18 और 2 20/3 लिख सकता हूँ, तो आप लिखोगे 20/3 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में कर लेता है, बी उस काम को 10 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, जब भी हर के रूप में कोई संख्या लिखी गई हो तो एलसीएम लेते समय उसे एज इट इज रखा जाता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है, यानी कि अंश का 20 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 20, 20 में 20 का भाग देंगे 1 पे चला गया। लेकिन ये जो नीचे लिखी संख्या होती है ना हर में, उससे गुणा कर ली जाती है, यानी कि 1 ना आके यहाँ 1 गुणा 3 कितना आ जाएगा 3, तो ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, बी की कार्य क्षमता 20 में 10 का भाग देंगे कितना आ गया 2। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी 5। टोटल काम कितने, जो ये लिखा होता है जो भी एलसीएम होता है वो हमेशा हमारा टोटल वर्क रहता है। कुल काम कितना बना 20, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 5, तो 20/5 काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देखो एकदम आसान क्वेश्चन है और पहले भी मैंने क्लासों में ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये सवाल दिया गया एक साधारण बैंक पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष की अवधि के बाद 3 साल की अवधि के बाद वो अपनी कितनी बन जाती है 944 बन जाती है, जबकि 7 वर्ष की अवधि में वह 1136 रुपये बन जाती है। कितनी बन जाती है 1136 रुपये बन जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो, एकदम आसान सवाल है। पहले आप मेरे को बताओ मूलधन कितना बन जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि ये साधारण ब्याज का सवाल है जो ऊपर लिखा भी गया है साधारण ब्याज की दर से। तो इन दोनों के समय का अंतर देखा जाता है, तो 3 साल से 7 साल तक, यानी समय का अंतर कितना 4 वर्ष, और मिश्र धन का अंतर हो जाती है कोई राशि 944 रुपये हो जाती है, इस चीज़ का मतलब रहता है मिश्र धन। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अपन अंतर देखेंगे कि 1136 में से 944 घटा देंगे कि कितने रुपए बने, तो कितने आ जाएंगे ये 2, और 13 में से 9 4 गए ये 9, और उसके बाद ये 10 1 192 रुपये, 6 9 4 13 9 1 10 और 11 192 रुपये ब्याज के बने।
इस चीज़ का मतलब ये 4 साल में 192 रुपये ब्याज के बने, तो 1 साल में कितना बना, तो 192/4, 192/4, और हमने 3 साल का ब्याज निकालना है या 7 साल का, तो आप 3 साल का निकाल लोगे तो गुणा क्या कर लेना 3, तो ये करेंगे हम 4 चौक 16 और 4 अठा 32, 48 गुणा 3, ये आ जाएगा 144 रुपये। 144 रुपये ब्याज के बने, 944 टोटल राशि, उसमें से 144 रुपये ब्याज के बन गए, तो जो मूलधन है वो मेरा कितना रहेगा, वो मेरा रहेगा 800 रुपये, ये मूलधन है। दर मुझे निकालनी है एक्स, समय कितना दिया गया, अगर ब्याज 144 लेते हो तो दो समय 3 वर्ष लेना पड़ेगा, अगर समय 4 वर्ष लेते हो तो ब्याज 192 रुपये लेना पड़ेगा, अगर समय 1 वर्ष लेते हो तो ब्याज 48 रुपये लेना पड़ेगा। तो समय कितना दिया गया, 1 वर्ष ले लो और ब्याज के कितने रुपये, 48 रुपये, क्योंकि 192 रुपये 4 साल के लिए थे, तो 1 साल के लिए 192/4 कितने बने, 48, तो यहाँ बटे दर प्रतिशत के लिए कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कितने चला जाएगा, 8 से 48, एक्स गुणा 1, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये आपका आंसर, यानी कि दर कितनी थी ये 6%, दर कितनी आ जाएगी 6%, ये आपका सही आंसर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, क्लास रिकॉर्डेड आपको पता है, तो आप कितनी भी बार इसे पीछे करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल बिना स्किप किए आपको लगातार देखना है। अगर आप चाहते हो कि लगातार इसी तरह की क्लास मिलती रहे आपको, तो आप अपने दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी अपने चैनल पे नए हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये 0.39, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं फिर भी बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते काफ़ी बच्चों से नहीं हो पाते। तो 0 ये लिखा 39, मैं ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ आपको, पहले इसके ऊपर बार है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, देखो 0.3 और मान लो इसके ऊपर बार दिया गया, इस चीज़ का मतलब है 0.333, यानी कि जो 3 है इस नंबर का बार बार रिपीटेशन किया गया, ये आगे तक चलता रहता है। इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 3 और इसके ऊपर बार, ठीक है। अब इसे सोल्व करके अगर आगे लिखूंगा तो आगे मैं क्या करूँगा, 0.3, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इस दशमलव इसको हटाने के लिए, बार को हटाने के लिए उसके नीचे 9 कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 0.3 उसके बाद। अब जब भी ऐसा सवाल दिया गया हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, एकदम आसान सवाल है, क्या कहते हैं 0.3 के ऊपर 3 बार, इसके ऊपर 9 दिया गया, यहाँ भी 2 संख्याओं के ऊपर बार दिया गया, यहाँ भी 2 संख्याओं के ऊपर बार दिया गया, तो आप एकदम आसानी से इसे मैं ये लिख सकता हूँ 3 और 9, 2 संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब है 2 बार 9, फिर यहाँ प्लस लगाया गया, फिर यह 5 3 और यहाँ 2 संख्याओं पे बार है तो ये लिख सकते हैं 99, उसके बाद माइनस, ये प्लस का निशान नहीं है, ये सॉरी ये माइनस का निशान दिया गया माइनस, और उसके बाद है 27 और 2 संख्याओं के ऊपर बार दिया गया तो 2 9 लगा लेंगे, तो ये कितना आ गया 99। जब भी ऐसा सवाल दिया होगा आप सीधा सीधा कर लेना, देखो ये एकदम आसान है। आपको क्या करना है, इनका सबका एलसीएम तो कितना आएगा, इनके सबके नीचे तो कितना आना है 99 आना ही है, एलसीएम कितना आ गया 99 आ गया। अब आपको पता है कि 39 + 53 - 27, 39 में 53 जोड़ेंगे तो 9 और 3 ये कितना बन गया 12, और या ऐसे कर लो 27, 39 में से 27 घटाएंगे 12 और 53 में ये 12 जोड़ने पर कितना आ गया 65, 65/99, यानी कि इसे मैं लिखता हूँ 0.65 के ऊपर बार, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका सही आंसर होगा, एकदम आसान सवाल है। तो जब भी ऐसे सवाल दिए गए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीधा सीधा सोल्व कर लेना, इन दोनों को जोड़ो और ये इसमें से क्या कर लो घटा लो, तो भी आपका सही आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अगला बहुत ही आसान सवाल दिया गया है, ये कहता है और आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड सवाल हैं। 800 ग्राम का 45%, 45% का मतलब होता है 45/100 के 20% का 20% कितना है, तो 20/100, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 45, 9 × 8 कितना आ गया 72, तो ये ग्राम था तो ये 72 क्या आ जाएगा अपना ग्राम आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला सवाल ये दिया गया है, अगला सवाल दिया गया ये 0.5 की पावर 4, उसके बाद ये दिया गया अगला
माइनस 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4, 0.5 इसकी पावर 2 दी गई और 0.4 इसकी पावर 2 दी, ऊपर 4 पावर नीचे 2। देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं ऊपर वाले को ऐसे लिखता हूँ। मान लो कि मैं 0.5 को मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और 0.4 को मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। मान सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए है तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 और इसकी पावर 2, तो कितना बन गया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 2 और इसकी पावर 2, तो ये कितना बन गया, बी की पावर 4 बटे नीचे दिया गया, तो ये नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप भी जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है अपना, ए स्क्वायर, और बी क्या है अपना, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ये ए की वैल्यू कितनी थी, 0.4, और ये कितना था, 0.4। ए स्क्वायर यानी कि 0.5 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0.4। तो ये क्या बनता है, ये बनता है, आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको भी पता है कि 0.4 और 0.5 करेंगे तो ये जोड़ने पर कितना बन गया, 0.1। और देखो ये सवाल है 0.9 बन गया, और 0.5 को 0.4 इसमें से घटाने पर 0.1 बच जाता है। इसकी जब भी गुणा करो कोई फ़र्क पड़ता है सवाल पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जब भी सवाल दिए गए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसमें, लेकिन गुणा करने पर 0.1 बन रहा है, तो इसलिए 0.09 ये आपका सही आंसर होगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, एक से गुणा नहीं करते हम, 0.1 से गुणा कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये सवाल दिया गया आपका, वह धनराशि ज्ञात कीजिए कि 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाते हैं। यार एकदम आसान सवाल है। 15% बढ़ाने पर, 15% का मतलब आप क्या समझते हो, 15/100 यानी कि 5 दिए 15 और 5 से कितना बन गया, 20। 15% बढ़ाने का मतलब ये पहले राशि 20 थी, अब कितनी होगी, 23। तो 23 की वैल्यू है, 23 की वैल्यू 19,320 के बराबर, 19,320 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 23 से करेंगे तो 23 चौक 92 होते हैं, कितने पे चला जाएगा ये हमने देखना है। सॉरी एक सेकंड फिर से लिखता हूँ मैं, ये दिया गया था कि 15%, ये आप कह सकते हो 115, या 23 की वैल्यू है 193, 20 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी बटे 30, 23, और हमने कितना निकालना है, गुणा 20, हमने इसका 20 गुणा निकालना है। तो फिर क्या हो जाएगी, 23 से कितने पे भाग चला जाएगी, आप देखोगे ना, तो ये आपका 2 8 16, ये 840 पे पूरा भाग चला जाएगा। 840 गुणा 20 करोगे, ये आ जाएगा 16,800 रुपये। ये इस तरह से कर लेना, एकदम आसान सवाल है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलो और उससे कर लेना, तो ये इसका आंसर जो पहले से ही लगाया गया ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कहते हैं एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति की इनकम जो है, इनकम आय जो है 8 है, और व्यय जो खर्च दिया गया उसका, खर्च कितना दिया गया उसका 5 दिया गया, ये उसका अनुपात है। तो 8 और 5 है, तो बचत क्या रहेगी, तो बचत क्या रहेगी उसकी, अगर उसने 8 रुपये कमाए, 5 रुपये खर्च करे, तो 3 रुपये उसने बचाए, तो उसने 3 रुपये बचाए होंगे। कहता है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25% की वृद्धि, अब देखो इस पे 25% निकालना 8 पे मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इसे क्या मान लेता हूँ, इसे मैं 800 मान लूँ, इसे मैं 500 मान लूँ, इसे मैं 300 मान लूँ, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है सवाल पे। 800 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च किए, 300 रुपये बचाए होंगे। 25% की वृद्धि, 25 8 200, यानी कि कितने बढ़ गए, 200 रुपये बढ़ गए। कितने रुपए बढ़े, 200 रुपये बढ़ गए। तो कहते हैं वह अपने खर्च में 28% की वृद्धि कर लेता है। 28 गुणा 5, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बन गया, 140 रुपये वह अपना खर्च भी बढ़ा लेते हैं। 200 रुपये कमाए, 140 रुपये खर्च कर लिए, तो फिर कितने बचाए, 60 रुपये फिर भी बचाए, तो बचत कितनी बढ़ी, 60 बढ़ी, कितने पे,
300 पे और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से कितना आ गया 20। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की। उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत जो है 30% है, 20% है, ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हम इन क्लासों को और बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके पेपर तक कंटिन्यूस रहने वाली है। थैंक यू। और अगर आप किसी भी क्लास के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति स्पेशल अगर क्लास चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।